वेलकम स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम यूनिट सेकंड प्रारंभ करेंगे। मैंने आपको यूनिट 4, यूनिट 5 जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंतर्गत आती है उनके बारे में पढ़ा दिया है अभी। इसके बाद लीनियर अलजेब्रा में रेखिक जो बीजगणित है उसमें यूनिट फर्स्ट के बारे में आपको पढ़ा दिया है। अब यूनिट सेकंड प्रारंभ करते हैं। इसके बाद आपकी यूनिट थर्ड बचेगी। तो 2 यूनिट आपकी शेष रही है, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। तो पहले यूनिट सेकंड के बारे में प्रारंभ करते हैं। तो यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि का आधार। तो डेफिनेशन देखें। सदिश समष्टि बी ओवर एफ का उपसमुच्चय एस बी ओवर एफ का आधार कहलाता है यदि पहला एस एल आई हो, एस लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि उसके सभी स्केलर का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर एक स्केलर जीरो नहीं है तो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तथा सेकंड है एस कॉमा बी का जनक हो, दैट इज बी इक्वल टू एल एस। बी को लीनियर कम्युनिकेशन के रूप में लिखा जा सके, अर्थात बी का प्रत्येक सदिश एस की परिमित संख्या के अवयवों का लीनियर कम्युनिकेशन हो। अतः किसी सदिश समष्टि बी ओवर एफ का आधार बी के लीनियरली इंडिपेंडेंट सदिशों का एक ऐसा उपसमुच्चय है जो कि बी की विस्तृति करता है। तो ये क्या होगी सदिश समष्टि के आधार की डेफिनेशन। इसमें 2 टिप्पणी है। पहली रिमार्क है, शून्य सदिश किसी भी आधार में अंतर्विष्ट नहीं होता चूंकि तब आधार के सदिश लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। शून्य सदिश है किसी आधार में अंतर्विष्ट नहीं होगा चूंकि तब आधार के सदिश लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। सेकंड रिमार्क है, किसी भी सदिश समष्टि के कई आधार विद्यमान हो सकते हैं। कोई भी सदिश समष्टि है उसके कई आधार विद्यमान हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बेसिस, आधार के उदाहरण। तो पहला उदाहरण है परिमित आधार। माना बी एन ओवर एफ एक सदिश समष्टि है, तब एस है एस इक्वल टू ई वन कोमा ई टू डॉट डॉट ई एन अप टू ई एन। बी एन ओवर एफ का एक आधार है जहाँ ई वन इक्वल टू है 1,0,0 डॉट डॉट अप टू 0, ई टू इक्वल टू है 0,1,0,0 डॉट डॉट अप टू 0 और ई डॉट डॉट ई एन है अप टू ई एन है इक्वल टू 0,0, डॉट डॉट 1। सॉल्यूशन देखें। चूँकि पिछले जो हमने चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि एस अगर एल आई है तो पुनः बी एन के प्रत्येक सदिश ए इक्वल टू ए वन कोमा ए टू कोमा डॉट डॉट ए एन के लिए ए वन कोमा ए टू डॉट डॉट ए एन बिलोंग्स टू एफ ऐसे हैं कि ए इक्वल टू ए वन ई टू प्लस डॉट डॉट ए एन लीनियर कम्युनिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो इम्प्लाइड एट बी एन का प्रत्येक सदिश एस के अवयवों का क्या है, लीनियर कम्युनिकेशन है। अच्छा, एस सदिश समष्टि बी एन ओवर एफ का आधार है। रिमार्क, बी एन ओवर एफ का उपयुक्त आधार इसका मानक आधार स्टैंडर्ड बेसिस कहलाता है। सेकंड है बी टू ओवर एफ का मानक आधार होगा 1,0 और 0,1। बी थ्री ओवर एफ का मानक आधार है 1,0,0। तो इसको एक कोष्टक में लिख दो, फिर सेमी कॉलन 0,1,0 सेमी कॉलन 0,0,1। ये क्या होगा, बी थ्री ओवर एफ का मानक आधार होंगे। बी टू ओवर एफ का मानक आधार क्या होंगे, 1,0 सेमी कॉलन 0,1। इसके बाद एग्जाम्पल सेकेंड है परिमित आधार। तो ये था परिमित आधार का, ये भी एग्जाम्पल था, ये भी परिमित आधार का एग्जाम्पल है। उसमें एन क्या थे, एलिमेंट थे, इसमें एक एलिमेंट है। प्रत्येक सदिश समष्टि एफ ओवर एफ का एक आधार होता है, एक है वो आधार होता है जहाँ 1 बिलोंग्स टू एफ इकाई अवयव है। स्पष्ट सॉल्यूशन देखें। स्पष्ट है समुच्चय एक में केवल मात्र एक अवयव है जो शून्यतर अवयव आता है, एक एल है। पुनः प्रत्येक बी बिलोंग्स टू एफ के लिए ए इक्वल टू ए डॉट 1, अर्थात एफ का प्रत्येक अवयव एक का लीनियर कम्युनिकेशन है। परिणाम थे 1 है, एफ और एफ का एक आधार है। तो उसमें एक लीनियर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो क्या है, शून्य एक अवयव है जो क्या है शून्यतर अवयव है, तो एक क्या हो गया, एल आई हो गया। तथा दूसरा है कि इसको लीनियर कम्युनिकेशन के रूप में लिखा जा सके। तो दोनों शर्तों का पालन कर रहा है, इसके ये क्या होगा, एफ और एफ का एक आधार है।
डेफिनेशन बताइए आधार की, उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसके बाद नया टॉपिक है हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, परिमित विमीय सदिश समष्टि। परिमित विमीय सदिश समष्टि की डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन, एक सदिश समष्टि बी ओवर ए परिमित विमीय सदिश समष्टि कहलाती है यदि बी का एक ऐसा परिमित उपसमुच्चय एस विद्यमान हो कि बी बराबर एल ऑफ एस, लीनियर एल ऑफ एस, अर्थात बी का प्रत्येक सदिश एस द्वारा क्या हो, जनित हो, तो परिमित विमीय सदिश समष्टि कहलाती है। अतः यदि किसी सदिश समष्टि का कोई आधार परिमित हो तो वह परिमित विमीय सदिश समष्टि होगी। तो एक सदिश समष्टि जो परिमित विमीय नहीं है उसे अपरिमित विमीय सदिश समष्टि कहते हैं। बेसिस ऑफ है। इसके बाद नया टॉपिक है हमारा एक थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, परिमित विमीय सदिश समष्टि का आधार। तो उसमें पहली थ्योरम है एक्सटेंडेंस थ्योरम, अस्तित्व प्रमेय। तो उसका देखिए स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप ये ध्यान रखें, आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि अस्तित्व प्रमेय का कथन लिखिए तथा उसे सॉल्व कीजिए, प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो आपको उसका स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है। स्टेटमेंट क्या है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस, प्रत्येक परिमित विमीय सदिश समष्टि का एक आधार विद्यमान होता है। जो प्रत्येक है परिमित विमीय सदिश समष्टि होती है उसका एक आधार विद्यमान होता है। ये इसका स्टेटमेंट है किसका, एक्सटेंडेंस थ्योरम का, अस्तित्व प्रमेय का। इसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें, प्रूफ देखें। माना कि बी ओवर एफ एक परिमित विमीय सदिश समष्टि है, तब परिभाषा से बी का एक ऐसा परिमित उपसमुच्चय एस इक्वल टू होगा, उसमें एलिमेंट कौन कौन से अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अप टू अल्फा n विद्यमान है कि बी इक्वल टू एल ऑफ एस। हम बिना किसी व्यापकता के हानि के ये भी मान सकते हैं कि जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एस, जीरो है डज नॉट बिलोंग्स टू एस। यदि एस एल आई है तब एस स्वयं ही बी का एक आधार है। एस अगर एल आई है तो एस स्वयं ही बी का क्या होगा, एक आधार होगा। परंतु एस एस एल डी है, अगर एस एल आई है तो एस स्वयं ही बी का एक आधार होगा। अगर एस क्या है, एल डी है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो जो पिछले हमने थ्योरम पढ़ी थी, पिछली क्लास में पढ़ी थी थ्योरम, उसको यूज लेते हैं। तो जो थ्योरम पढ़ी थी उसके अनुसार एस में एक ऐसा अवयव अल्फा के विद्वान होगा जहाँ के का मान 2 या 2 से बड़ा होगा तथा एन से छोटा होगा या एन के बराबर विद्वान होगा कि अल्फा के को अपने पूर्ववर्ती जो एलिमेंट है, पूर्ववर्ती अवयव अल्फा के पूर्ववर्ती अवयव क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अप टू अल्फा के -1 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सके। अर्थात जो पिछली थ्योरम थी आपने पढ़ी थी उसके अनुसार क्या था कि अगर एस में एक ऐसा वो एस है जो क्या है, उसका सबसे उपसमुच्चय है। एस क्या है, बी का क्या है, उपसमुच्चय है। उसमें एक ऐसा अवयव है जैसे अल्फा के लिया, अल्फा के को उसके पूर्ववर्ती अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सके। अगर एस क्या है, एल डी है तो एल डी लीनियरली डिपेंडेंट है तो व्यक्त किया जा सके। अर्थात अल्फा के इक्वल टू समेसन ए आई अल्फा आई, ए आई बिलोंग्स टू एफ एंड आई बराबर है 1 2 डॉट डॉट के -1। तो अल्फा के इक्वल टू समेसन ए आई बिलोंग्स टू एफ एंड सेमी कॉलन आई इक्वल टू एफ 1 2 डॉट डॉट अप टू के -1। अब एस में से अल्फा के को हटाने पर माना शेष अवयवों का समुच्चय S1 है। एस में से अल्फा के हटा गया तो हटाने पर शेष बचे अवयवों का समुच्चय क्या है, S1 है। अर्थात S1 इक्वल टू एस माइनस अल्फा के इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा के -1 अल्फा के +1 डॉट डॉट अल्फा n। ये समुच्चय S1 बी की विस्तृति करेगा। ये समुच्चय S1 भी है, ये समुच्चय जो S1 है वो भी बी की क्या करेगा, विस्तृति करेगा। थ्योरम के अनुसार जो पिछले थ्योरम पढ़ी थी हमने क्लास में उसके अनुसार तो बी इक्वल टू होगा एल ऑफ S1, तो बी इक्वल टू होगा एल ऑफ S1। तो ये समुच्चय भी है S1 है वो बी की क्या करेगा, विस्तृति करेगा, स्पान करेगा बी को। तो अर्थात जो पिछली थ्योरम पढ़ी थी उसको यूज लेना है यहाँ पे। तो अर्थात बी इक्वल टू एल ऑफ S1। अब यदि S1 एल आई है तो बी का एक आधार होगा, बी तो यह बी का एक आधार है। अगर यदि S1 क्या है, एल आई है तो ये बी का क्या है, एक आधार है। परंतु यदि S1 एल डी है तो पुनः ये थ्योरम को यूज लेंगे तो पुनः अल्फा आई बिलोंग्स टू S1 एल बिलोंग्स टू एल ग्रेटर देन क्या के, एक ऐसा विद्वान होगा कि अल्फा आई अपने पूर्ववर्ती अवयवों के, अल्फा आई है वो अपने पूर्ववर्ती अवयवों अल्फा 1 डॉट डॉट अल्फा 2
कॉमा डॉट डॉट अल्फा i-1 की लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सके। यदि S1 में से अल्फा i को हटाने पर प्राप्त समुच्चय होगा वो S2 होगा, अर्थात S2 इक्वल टू S माइनस S में से क्या घटा रहे हैं हम, अल्फा के कॉमा अल्फा i। तो S2 भी B की विस्तृति करेगा, अर्थात B इक्वल टू L ऑफ S2। B इक्वल टू क्या हो जाएगा, L ऑफ, तो S2 भी B की क्या करेगा, विस्तृति करेगा, अर्थात B इक्वल टू L ऑफ S2। इस प्रकार की परिमित पुनरावृत्ति करने पर इस प्रक्रिया की परिमित पुनरावृत्ति करने पर या तो हमें B का एक आधा प्राप्त हो जाएगा, तो या तो हमें B का एक आधा प्राप्त हो जाएगा या अंत में एक अवयवी समुच्चय प्राप्त होगा जिसका अवयव S0 होगा एवं यह B की विस्तृति करेगा। परंतु S0 अवयव का एक अवयवी समुच्चय Li होता है। परंतु S0 जो अवयव होते हैं उनका एक अवयवी समुच्चय क्या होता है, Li होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अतः वह B का एक आधार होगा। अतः वह है वो B का एक क्या होगा, आधार होगा। इस प्रकार की जो परिमित पुनरावृत्ति हम बार बार दोहराते जाएंगे तो हमें दो ही कंडीशन प्राप्त होगी, या तो हमें B का एक आधा प्राप्त हो जाएगा या अंत में एक अवयवी समुच्चय प्राप्त होगा जिसका अवयव क्या होगा, S0 होगा। S0 अवयव होगा, नॉन जीरो एलिमेंट होगा एवं यह B की विस्तृति करेगा। परंतु हम जानते हैं कि S0 एलिमेंट होता है का एक अवयवी समुच्चय क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तब वह B का एक आधा होगा। तो परिणामतः B ओवर F का एक आधार अवश्य विद्यमान है। तो B ओवर F का क्या होगा, एक आधार अवश्य विद्यमान है। तो ये आपकी एक्सटेंडेंस थ्योरम है वो क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो एक्सटेंडेंस थ्योरम को भी हम अन्य रूप में भी लिख सकते हैं। जो एक्सटेंडेंस थ्योरम है, किसी परिमित विमीय सदिश समष्टि का एक आधार विद्यमान होता है। ये क्या था, इसका स्टेटमेंट था, प्रत्येक परिमित विमीय सदिश समष्टि का एक आधार विद्यमान होता है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि परिणामतः B ओवर F है का एक विमीय सदिश समष्टि है, परिमित विमीय सदिश समष्टि है, उसका एक आधार अवश्य विद्यमान है। तो आपकी थ्योरम है वो एक्सटेंडेंस थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीटली प्रूफ हो गई। इसको अन्य रूप में भी लिख सकते हैं। उपयुक्त प्रमेय के प्रकटन को निम्न प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है। यदि एक परिमित समुच्चय S एक परिमित विमीय सदिश समष्टि B ओवर F की विस्तृति करता हो तो S का एक ऐसा उपसमुच्चय विद्यमान होगा जो B का एक आधार है। यदि एक परिमित समुच्चय S एक परिमित विमीय सदिश समष्टि B ओवर F की विस्तृति करता हो तो S का एक ऐसा उपसमुच्चय विद्वान होगा जो B का एक आधार है। तो इसको अन्य स्टेटमेंट, तो इस थ्योरम में जो इसका स्टेटमेंट है कि किसी प्रत्येक परिमित विमीय सदिश समष्टि का एक आधार विद्वान होगा, उसको अन्य स्टेटमेंट के रूप में भी लिख सकते हैं। वो है कि यदि एक परिमित समुच्चय ऐसे एक परिमित विमीय सदिश समष्टि B ओवर F की विस्तृति करता है तो S का एक ऐसा उपसमुच्चय विद्वान होगा जो कि B का एक आधार है। तो आपने एक्सटेंडेंस थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने प्रूव कर दिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सबसे पहले आपको आधार की डेफिनेशन बताई कि किसी सदिश समष्टि का आधार कैसे निकालते हैं। उसकी दो कंडीशन बताई, वो Li होना चाहिए और दूसरा लीनियर स्पान करना चाहिए, लीनियर स्पान के रूप में लिखा जा सके तो वो आधार कहलाता है। उसके बाद आधार के हमने कुछ एग्जाम्पल बताए आपको। उसके बाद हमने परिमित विमीय सदिश समष्टि की डेफिनेशन बताई। तो ये दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़े। इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक्सटेंडेंस थ्योरम, अस्तित्व प्रमेय के बारे में बताया। तो आपको अस्तित्व प्रमेय का जो कथन स्टेटमेंट है वो भी याद होना चाहिए तथा इसको प्रूव कैसे करते हैं वो भी आपको मेथड पूरा याद होना चाहिए। तो जब भी आपको टाइम मिले जो आज पढ़ाया गया है उसे बड़े ध्यान से पढ़े, जिससे आगामी क्लास में इससे रिलेटेड जो भी आपको पढ़ाया जाए वो समझ में आ सके। ओके स्टूडेंट।